क्लास 6 चैप्टर 8 नगर, गांव, नगर और शहर, विलेज, टाउन एंड सिटीज, ये हमने शुरुआत कर दी थी और इसमें हम सिक्के टॉपिक तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम उससे आगे के टॉपिक जो कि है नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र, सिटीज विद मैनी फंक्शंस, इससे शुरुआत करने जा रहे हैं। और जैसा हमने कहा था कि हम एनसीईआरटी के को रेफरेंस लेकर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते जाएंगे और वही हम करने वाले हैं आज फिर से। तो चलिए एक बार इस टॉपिक के पैराग्राफ को पढ़ते हैं। इंग्लिश के और हिंदी के दोनों के पढ़ेंगे ताकि दोनों में जो जो सिमिलरिटीज हैं या कुछ शब्द जो इंग्लिश में जानने ज़रूरी होते हैं वो भी साथ साथ जान लेंगे। तो अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा मानचित्र को देखें तो यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी, इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। तो लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनती है और इसके बारे में तुम आगे पढ़ोगे। तो लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी यहाँ पे बनती है। एक धार्मिक केंद्र भी रहा है, यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिलते हैं। आमतौर पर यह संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों और तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों के लिए को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्राय शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। तो मथुरा के लोगों के व्यवसायों की एक सूची बनाओ। एक ऐसे व्यवसाय का नाम बताओ जो हड़प्पा में नहीं था। तो जैसे कि इसमें देखो ना, सुनार, लोहार, बुनकर, टोकरी बनाने वाले, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले। तो सुनार नहीं हो सकते, है ना, बुनकर नहीं हो सकते, ऐसे कितने हैं जो उस वक्त नहीं हो सकते। आइए अब इसी पैराग्राफ को इसके इंग्लिश की टर्म में समझ लेते हैं। Very often a single town was important for a variety of reasons. Let us look at the example of Mathura. So Mathura has been an important settlement for more than 2500 years ago. It was important because it was located at the crossroad of two major routes of trade and travel and trade. From the northwest, the east, and from north to south. There were fortification around the city and several shrines. Farmers and herders from adjoining area provided food for people in the city. And Mathura was also a center where some extremely fine sculpture was produced. Around 200 years ago, Mathura became the second capital of the Kushanas, about whom you would read. Mathura was also a religious center, and there were Buddhist monasteries, Jainas shrines, and it was an important center for the worship of Krishna. And several inscriptions on surface, such as stone slabs and statues, have been found in Mathura. Generally, these are short inscriptions recording gift made by men and sometimes women to monasteries and shrines. These were made by kings and queens, of officers, merchants, and craftspersons who lived in the city. For instance, inscription from Mathura mention goldsmith, blacksmith, weavers, basket makers, garland makers और परफ्यूमर्स। अब आते हैं इसके अगले टॉपिक पे। तो इस टॉपिक में हमने तो ये जाना मथुरा के बारे में ज़्यादातर जिक्र है इसमें, जिसमें कि बताया गया इसमें होने वाले शिल्पकार, फिर सुनार, लोहार, ये सब कार्य करते थे। और मथुरा जो कि भगवान कृष्ण का एक तरीके से भक्ति का केंद्र था। बौद्ध विहार, जैन विहार यहाँ पे मौजूद थे। 2000 साल पहले मथुरा को कुषाणों की राजधानी बन गई
और 2500 साल से भी पहले देखा जाए तो इसका यातायात और व्यापार का इतिहास रहा है। तो नगर अनेक गतिविधियों का केंद्र, तो उनमें से मथुरा हमने उठाया इस टॉपिक में कि नगर अनेक गतिविधियों का केंद्र। तो वो कैसी गतिविधियां, जहाँ पे व्यापार भी हो रहा है, जहाँ पे एक यातायात का साधन भी जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये ऐसा है। अब अगले टॉपिक पे आते हैं जो कि है शिल्प तथा शिल्पकार। शिल्प तथा शिल्पकार, क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन। तो इस टॉपिक को पढ़ने वाले अब हम पुरास्थलों स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। क्योंकि यह ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं, इसलिए उन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहते हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे रहे होंगे, जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै जैसे इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे, तो यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों काम करते थे और अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। तो यहाँ पे जो संघ बनते उन्हें कहा जाता श्रेणी। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थाओं को दिया जाता था। तो शिल्प और शिल्पकार के बारे में था। अब इसके बगल में हमें ब्रैकेट में मिलता है NBPW, जो उत्तरी काले चमके पात्र के बारे में बताता है। यह एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी और इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करती थी, तो इसलिए चमकने लगते थे। अगले पैराग्राफ में पढ़ने से पहले एक बॉक्स को पढ़ देते हैं। सूत काटने और बुनने के नियम क्या थे? तो ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। यहाँ पे कपड़ा बनने की प्रक्रिया की बात हो रही है। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुनियों, वृद्धावेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जाता था। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वह अपनी दासियों को भेजकर वह कच्चे माल को मंगवा कर सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। वह औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल की अच्छी तरह से जांचने के लिए रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। तो ये एक एक तरीके से एक आख्यान मिलता है कि वहाँ पे सूत काटने और बुनने के नियम क्या थे वो बता रखते हैं कि कोई बात नहीं कर सकता फालतू की, है ना, बकवास नहीं कर सकता, और काम जो दिया अगर टाइम पे नहीं हुआ तो अंगूठा भी काट लेंगे, ऐसा कुछ था नहीं। अब चलिए, इसमें कुछ खासा तो इम्पोर्टेंट था नहीं। मेन जो शब्द होंगे उनको इंग्लिश में एक बार देख लेंगे ताकि समय भी बचा रहे और आगे हम पढ़ सके। चलिए, सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु, अगले टॉपिक पे आते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु। सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु। मानचित्र 7 में अरिकामेडु पुदुचेरी में पड़ो। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बनाए गए ढाल
मेला ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे, ऐसा मानते हैं। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वह यही बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लेप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने से पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। रोम के साथ संबंध दर्शाने वाले साक्ष्य की सूची बनाओ, ऐसा कुछ है। तो अब एक और येलो बॉक्स में आ गया, उसको पढ़ देते हैं। एक यूनानी नाविक द्वारा दिया गया विवरण। बेरी गाजा, भरूच का यूनानी नाम की कहानी। बेरी गाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरीगाजा में शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। ठीक है, तो इसमें इतना ही सूक्ष्म निरीक्षण अरिका मेडू के बारे में। ठीक है, अ क्लोजर लुक अरिका मेडू। चलिए अब अगले टॉपिक पे आते हैं। ये अगला होगा अपना व्यापार और व्यापारी के बारे में, उसके बाद समुद्र तटों से लगे राज्य, और फिर हमारा ये दो टॉपिक और हैं, एंड देन हम इस चैप्टर के एंड तक पहुंच जाएंगे। तो आइए अगले टॉपिक पढ़ते हैं, व्यापार और व्यापारी। तुमने उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। यह खूबसूरत बर्तन खास तौर से इनकी कटोरियां तथा थालियां इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरा स्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर यह बर्तन कैसे पहुंचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहां ये बनते थे वहां से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर भेजते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। ठीक है, तो ये व्यापार के बारे में, रोम के साथ कई सारे व्यापार हमारे देश से होते थे। यानी हमारा देश पहले एक्सपोर्टर के तौर पे जाना जाता था, इंपोर्टर के तौर पे नहीं। ठीक है ना, मसाले वगैरह ये सब हम एक्सपोर्ट कर पाते थे क्योंकि इतनी ज़्यादा सफल समृद्धि थी हमारा देश एकदम समृद्ध था उस वक्त। पर जाहिर सी बात है, बिखरा हुआ था, जो देश नहीं मान रहा था अपने आप को एक छोटे से सिमटे हुए क्षेत्र में मानकर रहता था। एक भारत जैसे विशाल साम्राज्य की कल्पना तो सिर्फ चाणक्य ही कर सकते थे। चलिए अगला पढ़ता हूँ। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वह अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। समुद्र तटों से लगे राज्य। अब हम अगले टॉपिक और इस चैप्टर के अंतिम टॉपिक पे आ रहे हैं, जो कि है समुद्र तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में
कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। यह थे चोल, चेर तथा पांडे, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तनपुहार या कावेरी पट्टिनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। यह मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लेते थे। इनमें से कुछ धन वह अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों और कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं, जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बालश्री द्वारा दान किए गए अभिलेख से पता चलता है। और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापंथ के स्वामी कहे जाते थे। और दक्षिणापंथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। अब आप सोचेंगे महिलाएं शासक कैसे थी, तो सातवाहन में महिलाएं शासक भी हो सकती थी और महिलाएं अपने पिता के नाम को कैरी कर सकती थी, जैसा कि अब नहीं होता है। हस्बैंड के नाम को, फादर के नाम को ही कैरी करना होता है और वही उनके बच्चों को मिलता है, बट सातवाहन में ऐसा नहीं था। रेशम मार्ग और कुषाण, आखिरी एक ये बॉक्स को पढ़ देते हैं, फिर देन ये चैप्टर यहाँ पे क्लोज होगा। चलिए शुरू करते हैं। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले यह शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके 2 मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। चलिए यही भी यहाँ पे खत्म होता है और आखिरकार हमने इस चैप्टर के सभी टॉपिक को सिलसिलेवार तरीके से पढ़ लिया, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ लिया, विद पैराग्राफ और एक एक नोट के साथ। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। अब हम इसके बाद इसके अगले अध्याय 9 पे आएंगे और फिर अध्याय 10, और इसके बाद ये इतिहास का ये जो सेक्शन है कंप्लीट हो चुका होगा। अब क्लास 6 का इतिहास जब इस तरह पूरा हो जाएगा तो प्रयास इस बात का किया जाएगा मेरे द्वारा कि मैं इस क्लास 6 के इतिहास को चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक के कंप्लीट एक वीडियो में लाकर, जिसमें कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 में जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स, फैक्ट्स, डेटा हो सकते हैं उनको मैं प्रॉपर बोर्ड पर पॉइंट टू पॉइंट नोट करता जाऊं, और फर्स्ट मैं उसको नोट कर दूं, उसके बाद आप लोगों के सामने उसको एक्सप्लेन कर दूं कि ये फर्स्ट चैप्टर से था, ये सेकंड चैप्टर से था, ये थर्ड। देखते हैं किस तरह बेहतर किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। ज़रूर नहीं जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही सेम टू सेम हो, थोड़ा बहुत आगे पीछे रहेगा कॉन्टेक्स्ट, वो समय के अनुसार पता चलेगा। क्योंकि एट ए टाइम रिकॉर्डिंग करते वक्त तो लगता है कि ऐसा कर ले वैसा कर ले, या उससे पहले लगता है, लेकिन जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है और उस वक्त ये तय कर पाना कि क्या करना है क्या नहीं, बड़ा ही टफ कार्य भी होता है। और क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद दिमाग तो इस तरीके से काम नहीं करता कि क्या सोचा था कल क्या नहीं, तो एकदम से उस पर रिएक्ट
कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। और क्योंकि मैं कोशिश ये करता हूँ कि पैराग्राफ पढ़ें, पैराग्राफ को पढ़ के उसको एक्सप्लेन करें, इससे मैं टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होऊंगा, टॉपिक पर ही रहूँगा और आसानी होगी आप लोगों को भी समझने में कि एक्चुअली मैं क्या पढ़ रहा हूँ और किस विषय पे बात कर रहा हूँ, है ना। तो इसलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट पहले लिख लेता हूँ और जितना हो सकता है उतना मैं टॉपिक के सब टॉपिक्स या पैराग्राफ जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो मैं लिख देता हूँ। जैसे आप ज्योग्राफी के सेक्शन में देखोगे वहाँ पे है, हिस्ट्री के बहुत सी क्लासेस में देखोगे तो कहीं ना कहीं मैंने चीज़ों को लिख लिख कर बताने की कोशिश की है और बहुत ज़्यादा समय पे मैंने चीज़ों को सिर्फ पढ़ा है आपके सामने। अब जानता हूँ कि इतने भर से यहाँ कहानी ख़त्म नहीं हो जाती, जिम्मेदारी यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती और ना ही एक किसी को उल्हाना दिया जा रहा है। अभी कार्य बाकी है, या यूँ कहे अभी तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। अभी आगे का प्रयास ये है कि इसके बेहतरीन नोट्स निकाल के रखने और उसके साथ इससे जुड़े महत्वपूर्ण सभी प्रश्नों को करना और हर चैप्टर के अलग अलग प्रश्न होंगे और उसके बाद इसके भी एक कंपाइल्ड 10 ईयर क्वेश्चंस होंगे जो 10 सालों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। तो देखा जाएगा कितना इंपॉर्टेंट ये सेशन हो सकता है, कितना इंपॉर्टेंट ये अलग सेगमेंट हो सकता है, एक प्लेलिस्ट बन सकती है इसकी, तो वो को करने का प्रयास किया जाएगा। अब ये जैसा मैं कह रहा हूँ ये कहना जितना आसान है उतना करना थोड़ा और टफ हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे छोटे छोटे बैरियर तोड़ने की कोशिश की जाती है वो बहुत ही मुश्किल होते हैं। छोटे छोटे बैरियर ही यही तोड़ने मुश्किल होते हैं क्योंकि शुरुआत कर चुके हैं, और शुरुआत अगर कर चुके तो बैरियर तो तोड़ने हैं ही। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में क्लास 6th के चैप्टर 9 को पढ़ेंगे और इस वाले चैप्टर को हमने यहाँ पे ख़त्म कर लिया है, समुद्र तटों से लगे राज्य तक। एक एक टॉपिक को पैराग्राफ के नोट्स को आपके सामने पढ़ा है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।